हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल दोस्तों, गुड इवनिंग। सबका आवाज़ क्लियर आ रही है? सब यस बोलिए बेटा, और फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो फटाफट, यहाँ पे आवाज़ क्लियर आ रही हो तो सभी यस बोलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बेटा। दूसरा, यहाँ सी इंटर चार्ट रिवीजन में पहला सप्लाई का डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया, डिटेल डिस्कशन हमने इसके ऊपर किया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज हमें क्या लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, तीन लेवी। अगर पूरा जीएसटी अगर देखें तो तीन पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड होता है: लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे। ठीक है, तो लेवी, लेवी में चार्ज किसके ऊपर आता है? सप्लाई पे। उसके बाद में वैल्यू और रेट, यानी वैल्यूएशन कैसे होगा, जीएसटी के रेट क्या है, और टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, कलेक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई। जहाँ तक लेवी पार्ट है बेटा, हमारा ऑलरेडी हो चुका है डिस्कशन, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशंस थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कलेक्शन में पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, आरसीएम मैकेनिज्म और ईसीओ जो है, हमने ये भी जो है बेटा ओके इसका वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो स्पेशली वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, जीएसटी में वैल्यूएशन कैसे होगा, उसके बाद में कंपोजिशन लेवी एंड टाइम ऑफ सप्लाई। ये तीन टॉपिक का रिवीजन मैं यहाँ कवर करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आईटीसी के रिवीजन में जाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आर यू रेडी? सब कहो यस रेडी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और आई होप किसी को साउंड या कोई अदर दिक्कत नहीं जा रही होगी। और मैं एक बात और कह दूं बेटा कि यहाँ पे अगर चलते चलते कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, या मेरे तरफ से लेक्चर रुक जाता है, या आपको अगर मैं प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा हूँ इंटरनेट के स्पीड की वजह से, तो ये लेक्चर अपलोड भी होगा। तो ये लेक्चर जो है अपलोड ये चैनल पे होगा बेटा, तो वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करें हमारा रिवीजन। ठीक है, तो बीच में लेक्चर बंद पड़ गया, या आपके यहाँ बफरिंग हो रहा है, लेक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट ही लेक्चर अपलोड भी होने वाला है, और बाद में आप इसको कभी भी देख सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में ये सेक्शन जरूर याद रखना, सेक्शन 15, यानी लेवी तो हो गई, सप्लाई तो हो गया, पर हर सप्लाई के केस में गुड्स का हो या सर्विस का हो, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें तीन मेन सेक्शन है: सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3). आई रिपीट, ये तीन सेक्शन है: 15(1), 15(2) एंड सेक्शन 15(3). बेसिकली जब भी कोई गुड्स का वैल्यूएशन करना है बेटा, तो वो केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाती है, मतलब आपकी एक्चुअल प्राइस, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई। तो जो भी प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई है वो लिया जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मेरे 10 कस्टमर है, मैं फर्स्ट बंदे को 100 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, दूसरे को 120 में, तीसरे को 130 में, 140 में, तो जो भी ट्रांजैक्शन पे मैंने प्राइस चार्ज किया वही वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा। इसलिए समझ लो मेरे क्लास में यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को मैं 3000 फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो उस वो केस में जीएसटी 3000 पे आएगा बेटा। जस्ट मिनट। वो केस में जीएसटी जो है 3000 पे आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को मैं 4000 चार्ज कर रहा हूँ तो वो केस में जीएसटी 4000 पे आएगा। और किसी को अगर मैं 10000 चार्ज कर रहा हूँ तो केस में जीएसटी 10000 पे आएगा। गवर्नमेंट ये कह रही है, पहले तो गवर्नमेंट का फंडा है क्या है? गवर्नमेंट का फंडा ये है कि तुमको मिला हमको भी चाहिए। हाँ, पर गवर्नमेंट कहती है कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना तुम्हें मिलेगा उस पर ही हमें जीएसटी चाहिए। तुमको 3000 मिला तो 3000 पे चाहिए, 10000 पे मिला तो 10000। प्राइस एक्चुअली, ये एक्चुअली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई, यानी ये सप्लाई के लिए कितना कस्टमर आपको पे कर रहा है एक्चुअल में, उतना ही आप पर जीएसटी का बर्डन लगाया जाएगा। वो आपके गुड्स की या सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी सेक्शन 15(1) में। क्या कंडीशंस रखी? दे आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि आप जिसे सप्लाई कर रहे हो वो आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? अब रिलेटेड की डेफिनेशन, अगर आपको सप्लाई चैप्टर याद होगा तो हमने रिलेटेड की डेफिनेशन देखी थी। क्यों? क्योंकि पैरा 1 सॉरी शेड्यूल 1 पैरा 2 में अगर रिलेटेड पार्टी को आप फ्री भी देते हो तो भी सप्लाई माना जाता है, अगर आपको याद होगा, या स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बात को समझ लो कि वैल्यूएशन अगर आपने रिलेटेड को दिया तो होके रहेगा, वैल्यू तो डिटरमाइन होगी, उसके लिए रूल्स है। वो सीए इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं, फाइनल लेवल पे अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ जो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि देखो भाई आप रिलेटेड को दो या ना दो, आपने सप्लाई इसमें देखा 7(1)(a) विथ कंसिडरेशन, 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन। कुछ याद आया आपको? तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होगा, रिलेटेड पार्टी को देगा तभी सप्लाई तो माना जाएगा, वैल्यूएशन तो होके रहेगा। पर आपके सप्लाई की एक्चुअल प्राइस हम लेके, एक्चुअल प्राइस लेने की ये कंडीशन है कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में इमीडिएट सवाल आता है कि सर अगर ये रिलेटेड पार्टी हो गए तो फिर वो केस में किस तरह से वैल्यू ली जाएगी, कितने वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा? वो बाय रूल्स है, रूल 27, 28, 29, 30, 31 इतने रूल्स है, पर इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं, वो जो है फाइनल लेवल पे अप्लीकेबल है। सो आपके जो भी क्वेश्चन हो गए बेटा वो अभी मत पूछो, मेरा पहले ये टॉपिक, ये जो वैल्यूएशन पे पूरा डिस्कशन होने दो, फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो बेटा या आपकी एक्चुअल प्राइस ली जाएगी पर रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि समझ लो ये मेरी रिलेटेड पार्टी है तो मैं जानबूझ के इनवॉइस सप्रेस कर दूंगा, इनवॉइस कम करूंगा, कम इनवॉइस पे मैं बिलिंग करूंगा, गुड्स बेचूंगा, सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो वो केस में गवर्नमेंट का लॉस हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है तुम रिलेटेड हो, तुम तुम्हारी एडजस्टमेंट कर रहे हो, कम प्राइस लगा रहे हो, उसका लॉस हम क्यों बेयर करें? इसलिए आप जो है रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। रिलेटेड की डेफिनेशन वही जो हमने सप्लाई केस में देखी थी कि भाई कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग यहाँ पे मोर देन 5% स्टेक इन बोथ ऑफ देम। तो वो पूरी जो डेफिनेशन हमने देखी थी रिलेटेड पर्सन की, वही डेफिनेशन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी। और नेक्स्ट बेटा, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। आई रिपीट, ओके, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन मतलब मुझे जो कंसिडरेशन मिल रहा है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने सप्लाई में देखी थी। क्या कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने सप्लाई में देखी थी बेटा? कि यहाँ पे आइदर मनी, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस। तो जो यहाँ मैंने जो प्राइस चार्ज किया है उसके अगेंस्ट में मुझे कंसिडरेशन जो है मनी में मिल रहा है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है, अदरवाइज वगैरह नहीं मिल रहा है। जो भी प्राइस मिल रहा है पूरा मनी में मिल रहा है। हाँ, अगर मुझे अदर कंसिडरेशन हो गए, मतलब मैंने जो सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में मुझे फॉरबिडेंस, एक्ट या कोई काइंड में कंसिडरेशन मिल रहा है तो वैल्यूएशन होगा, पर फिर वो सेक्शन 15(1) से नहीं होगा, बाय रूल्स वैल्यूएशन किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी एक्चुअल इनवॉइस प्राइस लेना ही है, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू तो टेक्निकल वर्ड है, अगर आपकी एक्चुअल इनवॉइस प्राइस लेनी है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आप रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब आपको अदर कंसिडरेशन नहीं मिलने चाहिए। तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ जो है जो भी इनवॉइस में एक्चुअल प्राइस चार्ज करोगे उतने ही अमाउंट पे जीएसटी आएगा। आया बेटा समझ में? ही है। तो ये था सेक्शन 15(1).
उसके बाद में 15 टू बेटा यहाँ पे जो है एडिशनल चार्जेस, कभी कभी क्या है डेटा जो हम इनवॉइस में एडिशनल चार्जेस लगाते हैं या फिर हमारे बिहाफ पे कस्टमर डायरेक्ट पे कर देता है, तो वो एडिशनल चार्जेस जो है जो हमने इनवॉइस में लगाए या कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे कर दिया, वो भी सेपरेटली ऐड किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे सेक्शन 15(2) में एडजस्टमेंट बताई है और एडजस्टमेंट क्लॉज ए से लेके ई तक की एडजस्टमेंट्स उन्होंने दी है। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखनी पड़ती है और बहुत केयरफुली उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जहां तक है जब भी वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये लर्न कर देना। ओके, सेक्शन 15(2) आपका लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप नोट में लिखोगे तो सेक्शन 15(2) क्लॉज ए या क्लॉज बी, सी, डी और ई, ओके, ये सब क्लॉजेस आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, और उसका इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। तो आपको क्या क्या ऐड करना है? ड्यूटीज और टैक्सेस अदर देन जीएसटी। आई रिपीट, ड्यूटी और टैक्सेस अदर देन जीएसटी मतलब क्या? जब आप इनवॉइस में अदर प्राइस पे कोई टैक्स लगा रहे हो, जैसे आपको याद होगा तो यहाँ टोबैको पे एक्साइज भी आता है, सॉरी हाँ, सिगरेट वगैरह, टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज भी आता है और जीएसटी भी आता है। तो आप इनवॉइस में एक्साइज भी लगा रहे हो, मॉड्यूल 1 याद आ रहा है आपको, बेसिक मॉड्यूल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप एक्साइज भी लगा रहे हो और बाद में जीएसटी भी लगाना है। तो जीएसटी लगाने के लिए अगर कोई एक्साइज वगैरह होगा तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स की प्राइस है 100 रुपीज़, एक्साइज उसके ऊपर 10 रुपीज़ लगा, तो जीएसटी में कितने अमाउंट पे लगा होगा? तो जीएसटी की वैल्यू होगी 110। आई रिपीट, जीएसटी की वैल्यू होगी 110। दूसरा एग्जाम्पल सर्विस का लेता हूँ, रेंटिंग सर्विस। अब समझ लो मैं रेंटिंग का बिल दे रहा हूँ, मैंने कोई कमर्शियल प्लेस जो है अपने यहाँ पे टेनेंट को रेंट पे दी, कमर्शियल प्लेस, क्योंकि रेसिडेंशियल होगा, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो एग्जाम्प्ट है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ये वर्ड आपको याद होगा। तो मैं कमर्शियल प्लेस की बात कर रहा हूँ। रेंटिंग जो है, रेंटिंग मैंने कमर्शियल प्लेस यहाँ पे रेंट पे दिया, तो मैंने क्या किया, रेंट मेरा 1 लाख रुपए है और म्यूनसिपल टैक्सेस में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर कर रहा हूँ। तो जो भी मैं टैक्सेस एक्स्ट्रा रिकवर कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट लेवल का एंटरटेनमेंट टैक्स तो सब्सिम हो गया जीएसटी में, लेकिन लोकल अथॉरिटी का एंटरटेनमेंट टैक्स सब्सिम नहीं हुआ है, अगर आपका मॉड्यूल 1 याद होगा तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस कस्टमर को लगाए तो वो एक्स्ट्रा टैक्सेस ऐड करके जो अमाउंट होगी उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉज 12 सेक्शन 15(2)(a) में ओके कोई ड्यूटीज और टैक्सेस हो गए तो वो ड्यूटीज और टैक्सेस भी ऐड करने पड़ेंगे आपको फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट बेटा, थर्ड पार्टी पेमेंट। अब ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है, क्लॉज बी में ये मेरा वर्ड है, मैं नॉर्मली पढ़ाते वक्त यूज करता हूं। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या? मेरे कस्टमर ने मेरे सप्लाई का ही पेमेंट किया लेकिन मेरे को नहीं किया, किसी थर्ड बंदे को कर दिया। ओके, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्लास वाला एग्जांपल जो मैंने रेगुलर क्लास में लेता हूं वो यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूं तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या बेटा, समझ लो मैंने यहाँ पे एसी सिस्टम जो है, एसी प्लांट एसी सिस्टम जो है मेरे क्लास में इंस्टॉल किया था, तो मैंने एक कोट लिया था, ओ जनरल का मैंने कोट लिया था। तो उन्होंने कहा पूरा फिटिंग्स के साथ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह सब के साथ आपको 10 लाख रुपए लगाया जाएगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कोट कि चलो टोटल 10 लाख रुपए का कोट उन्होंने दिया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो सेलर कौन हुआ? सेलर ओजी हुआ। बायर कौन हुआ? मैं। वो मुझे यहाँ पे एसी सिस्टम सेल कर रहे हैं, पूरा एसी प्लांट यहाँ इंस्टॉल करके दे रहे हैं, मैं बायर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, ओजी ये सेलर हुआ, मैं बायर हुआ। अब देखो क्या है, ओजी ने जब इनवॉइस दिया बेटा तो यहाँ पे सॉरी कोटेशन दिया 10 लाख का। अब देखो उनका जो मशीन आया वो चेन्नई से आया और वो पुणे आया। अब क्या हुआ कि कोई रीजन की वजह से जो उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो पुणे नहीं आ सका इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन जो करना था वो नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ पे ओजी ने कहा देखो सर आप ध्यान से सुनना, आप जो है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल कोई आपका इलेक्ट्रिशियन पहचान का होगा तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आप करवा लो, जिसका 1 लाख रुपए का या जो भी खर्चा आएगा तो वो आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी को दे देना, हम उतना प्राइस से कम कर देंगे। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आपने कोड क्या दिया था? 10 लाख रुपए। सुनना ध्यान से, आपने कोड क्या दिया था? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के साथ था, सुनना, 10 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के तहत था, लेकिन इलेक्ट्रिकल फिटिंग ओजी से नहीं हो पाया। अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग ओजी से नहीं हुआ तो मैंने अपने को इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट करके पूरा फिटिंग करवाया। अब यहाँ पे ओजी जो है
इलेक्ट्रिकल फिटिंग का जो 1 लाख रुपए खर्चा आया, 1 लाख अज्यूम करते हैं, वो उसने कम कर दिया और प्राइस 9 लाख रुपए लगाई। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू 9 लाख रुपए लगाई। हाँ, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम कोई रिलेटेड पार्टी नहीं था और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन था 9 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है ओके, कोर्ट तो 10 लाख का दिया था और प्राइस यहाँ पे 9 लाख रुपए। ओके, गवर्नमेंट कहती है ये अच्छी बात नहीं है, नहीं, हम जो है 9 लाख रुपए पे क्यों जीएसटी ले। ओके, तो यानी यहाँ पे इमेजिन करना, इधर ओजी है, इधर यहाँ पे जो है कस्टमर है, तो एक कस्टमर ने ओजी के बिहाफ पे ओके कुछ कॉस्ट इनकर्ड की, आई रिपीट, ओजी के बिहाफ पे कुछ कॉस्ट इनकर्ड की और वो कॉस्ट थर्ड पार्टी को पे किया जो सप्लाई के एग्रीमेंट का पार्ट था। कम ऑन, जो सप्लाई के एग्रीमेंट का पार्ट था, जो एक्चुअल लायबिलिटी सप्लायर की थी, ये वर्ड आपके बिल्कुल रहना चाहिए कि एक्चुअल लायबिलिटी वो सप्लायर की थी, इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। हाँ, ये वर्ड देखो, एक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ सप्लायर एंड दैट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, तो वो सप्लायर के वैल्यू में ऐड होगा। मतलब ओजी जब इनवॉइस देगा तो इनवॉइस होगा 9 लाख का, पर जीएसटी पर्पस के लिए उसकी वैल्यू 10 लाख मानी जाएगी। आई रिपीट, वो जीएसटी पर्पस के लिए उसकी वैल्यू 10 लाख मानी जाएगी। इसलिए जब भी सप्लायर जब इनवॉइस देता है तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक्चुअल प्राइस एंड टैक्सेबल वैल्यू। सुन रहे हो ना आप, एक्चुअल प्राइस एंड टैक्सेबल वैल्यू। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जो एक्चुअल प्राइस है वो 9 लाख रुपए होगी, पर टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख होगी। तो कोई सप्लायर का लायबिलिटी रिसिपिएंट कंप्लीट कर रहा है, यानी लायबिलिटी सप्लायर का था, इन रिलेशन टू सप्लायर था, और उसका पेमेंट रिसिपिएंट डायरेक्टली थर्ड पार्टी को कर रहा है, तो वो सप्लायर के वैल्यू में ऐड किया जाएगा और सप्लायर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वैल्यू में ऐड करके उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख मानी जाएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस, ओके बोलिएगा। ओके, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, ओके, कोई सोएगा नहीं, फटाफट ओके ओके फुल एनर्जी के साथ कहिए ओके। हाँ, वैसे भी मैं पूरे लेक्चर में ओके ज्यादा बोलता हूं, तो आपको मेरी कॉपी नहीं करना है, पर यस समझ में आ रहा होगा तो ओके ओके बोलते जाइएगा। चलिए, तो ये था बेटा क्लॉज बी, थर्ड पार्टी पेमेंट। तो आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत सी बार ऐसा आएगा, क्लियर वर्ड में आएगा कि ये सप्लायर की लायबिलिटी थी बट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, फिर पैकिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, ओके, नाम कुछ भी हो, नाम से हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे लायबिलिटी सप्लायर की है बट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, तो वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए, तो नाउ सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब बी और सी में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूं। बी में सप्लायर ने चार्ज नहीं किए, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट था वो रिसिपिएंट ने पे किया, इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, जो एक्चुअल लायबिलिटी सप्लायर की थी। कम ऑन सुनिएगा। ओके, तो सुनिएगा यहाँ पे कि एक्चुअल लायबिलिटी सप्लायर की भी पर इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। समझ लो, देखो मैं जब आपका कोर्स ले रहा हूँ तो ये कोर्स में मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बुक्स प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई रीज़न की वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं हुई, तो मैंने क्या कहा कि एक काम कर, वो जो नीचे जेरोक्स वाला है उससे बुक्स ले ले, तू जेरोक्स करवा ले, मैं उतनी फीस कम कर दूंगा। गवर्नमेंट कहती है तुम तुम्हारा अरेंजमेंट कुछ भी करो, हमें तो जीएसटी कंप्लीट वैल्यू पे चाहिए। और अगर ये बुक्स देने की लायबिलिटी सप्लायर की थी बट इनकर्ड बाय यू यानी रिसिपिएंट, तो सप्लायर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बुक्स की वैल्यू ऐड करके जीएसटी दे, वो बुक्स की वैल्यू ऐड करके जीएसटी दे। आई बात समझ में बेटा? नाउ नेक्स्ट सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब बी और सी में क्या डिफरेंस है? बी जो है उसमें रिसिपिएंट सेपरेटली इनकर्ड कर रहा है और थर्ड पार्टी को पे कर रहा है। सी में बेटा क्या है, सप्लायर खुद ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसके इनवॉइस में बाय वे ऑफ डेबिट नोट। हाँ, इनवॉइस में या डेबिट नोट। डेबिट नोट कंसेप्ट क्या है? मतलब मैं इनवॉइस में चार्ज करना भूल गया, या इनवॉइस जब दे रहा हूं तब वो अमाउंट क्लियर नहीं थी, फिर बाद में जो है मैंने कस्टमर को कहा कि देखो पहले जो सप्लाई किया था उसका कुछ चार्जेस रह गया, मे बी पैकिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस, वेइंग चार्जेस, उसके बाद में प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, या फिर व्हाट एवर द नेम कुछ भी हो सकता है बेटा। तो धर्मदा चार्जेस। अब धर्मदा चार्जेस यानी क्या? धर्म के नाम पे, चैरिटी के, जैसे
जैसे आईटीसी, अगर तुम आईटीसी का प्रोडक्ट खरीदोगे तो 1 रुपया तुम्हारा डोनेट किया जाएगा, धम के नाम पे डोनेट किया जाएगा, कोई भी चार्जेस है। तो एक तो क्या होता है बेटा, दो ऑप्शन है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है कि जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो इनवॉइस की प्राइस ऐसे लिखूंगा, बेसिक प्राइस दिस, इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ओके, इंश्योरेंस चार्जेस। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लगाऊंगा, इंसिडेंटल टू माय सप्लाई। कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन, इंसिडेंटल टू माय सप्लाई, यानी मैं जो सप्लाई कर रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ चार्जेस आपको लगा रहा हूं। तालियां आपको नहीं बजाना है, एग्जाम्पल है। तो मैं जो सप्लाई कर रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ चार्जेस आपको लगा रहा हूं, उससे कहा जाता है बेटा इंसिडेंटल चार्जेस। आई रिपीट, क्या कहा जाता है, इंसिडेंटल चार्जेस, जो मेरे सप्लाई से रिलेटेड है। तो वो गवर्नमेंट कहती है कि वो जो इंसिडेंटल चार्जेस आपने लगाए वो भी वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्या, तो बेटा क्या होता है कि जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, और ये प्राइस ऑफ गुड्स मेरा जो है 10,000 रुपये है, और मैंने पैकिंग चार्जेस जो है यहाँ पे 1,000 रुपये लगाए। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने जो है यहाँ पे 2,000 रुपये लगाए। हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस जो है मैंने बेटा यहाँ ओके 500 रुपीज़ लगाए। टोटल यहाँ पे 13,500, टोटल कितनी बेटा, 13,500 यहाँ पे टोटल बनी गई। तो अब यहाँ ऐसा मत करना, गुड्स का अलग रेट समझ लो, पैकिंग का अलग रेट, ट्रांसपोर्टेशन का अलग रेट, हैंडलिंग का अलग रेट, ट्रांसपोर्टेशन फिर रिवर्स चार्ज में, नहीं 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 नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई है। कुछ याद है आपको, ये कंपोजिट सप्लाई है, और ये पूरा सप्लाई जो प्रीडोमिनेंट है गुड्स उसमें क्लासीफाई होगा। यानी ये टोटल 13,500 पे, किस 13,500 पे गुड्स को जो रेट अप्लीकेबल है वो अप्लीकेबल हो गए, क्योंकि ये सब जो है इंसिडेंटल चार्जेस जो है वो मेन गुड्स के प्राइस में ऐड किए जाते हैं। बहुत सी बार कोचिंग क्लासेस में यहाँ नोट्स की, जैसे अभी अगर आपको रिसीव मिलती है तो यहाँ पे फीस जो है 10,000, उसको स्प्लिट कर देते हैं 8,000 और 2,000 बुक्स के, 2,000 बुक्स के स्प्लिट भी कर दिए, तो भी वो इंसिडेंटल है, वो कंपोजिट सप्लाई है, और मेरा ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि वो वैल्यू मेन वैल्यू में ही ऐड होने चाहिए, मेन वैल्यू में ही ऐड होने चाहिए। तो बेटा ये जो इंसिडेंटल चार्जेस है व्हाट एवर द नेम, ओके, वो वैल्यू में ऐड होते हैं। ओके, तो देखो, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी। अब मैं थोड़ा ये पॉइंट पे आता हूँ, इंसिडेंटल चार्जेस, पैकिंग होगा, कमीशन होगा, वेवमेंट चार्जेस, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रॉयल्टी, कुछ भी नाम वो यूज कर सकते हैं, वो जो इन रिलेशन टू सप्लाई किया, या एनीथिंग डन बाय द सप्लायर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। ये एनीथिंग डन का मतलब क्या, अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब कोई गुड्स मैं बेच रहा हूँ और कस्टमर आया कि सर ये जो आपकी पैकिंग है, ये पैकिंग नहीं, इसको स्पेशल पैकिंग में बेचो। अब नॉर्मली मैं स्पेशल पैकिंग देता नहीं हूँ, पर ये बंदे ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये जो है स्पेशल पैकिंग में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी ओके ग्लास शीट्स जो आती है या मिरर जो आते हैं उनका शोरूम है, तो अब ऐसे केस में कस्टमर आया, उसको डिलीवरी कुछ 500 किलोमीटर दूर चाहिए, तो मैंने उसको बॉक्स पैकिंग करके दी। उसने कहा नहीं, मुझे एक वुडन क्रेट स्पेशल पैकिंग करके दो। तो मैंने कहा अच्छा, तेरे को वुडन क्रेट स्पेशल पैकिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो मैंने सप्लायर ने एनीथिंग डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, बायर ने रिक्वेस्ट किया और बायर के रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। ओके थोड़ा बफरिंग आ सकता है बेटा, मुझे एक इंटीमेशन है, चलो मैं, तो बायर के रिक्वेस्ट पे अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे वो भी इंसिडेंटल माना जाएगा और वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो ठीक है, वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो ये था इंसिडेंटल चार्जेस। अब मैं एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर डिलीवरी। तो आइदर मैंने ये जो चार्जेस लगाया है, मैंने इनवॉइस गुड्स के डिलीवरी के पहले भेजा होगा तो तब लगा दिए, या जब मैं सप्लाई कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तब मैं ये चार्जेस लगा रहा हूँ, तो वो वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा, मैंने सप्लाई कर दिया, आपको गुड्स दे दिया, ध्यान सुनना, मैंने सप्लाई कर दिया, आपको गुड्स मैंने दे दिया, ठीक है। अब सप्लाई होने के बाद, आई रिपीट, सप्लाई होने के बाद आप, अरे पैकिंग चार्जेस आपको लगाना था, कमीशन चार्जेस आपको लगाना था, या फिर कोई अदर चार्जेस आपको लगाना था कस्टमर को रिलेटेड टू दिस सप्लाई, तो फिर वो अब जो है वो वैल्यू में ऐड नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट जाती है।
डेबिट नोट मतलब मैं कस्टमर को कहता हूं कि देखो तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे मुझे तुम्हारे से लेने थे जो मैंने इनवॉइस में रिकवर नहीं किए, तो मैं जो है आपको नोट कर रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको डेबिट किया जाएगा। उसको हम नॉर्मल प्रैक्टिस में डेबिट नोट कहते हैं। मैं उसको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। तो जो सप्लाई होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद एक्स्ट्रा लूंगा वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो अलग से डेबिट नोट में चार्जेबल होगा। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट कंसेप्ट हमने अलग से पढ़े हैं। तो उसकी डेबिट नोट जो मंथ में जाएगी, समझ लो 4 मंथ बाद मैं उसकी डेबिट नोट दे रहा हूं, तो जो मंथ में डेबिट नोट लाएगी उस मंथ में उससे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ रही होगी बात। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो हमने चार्ज किया हो तो ही उसके ऊपर वैल्यू में ऐड होगा और जीएसटी आएगा। अगर हमने बाद में चार्ज किया हो तो वो सिचुएशन में उसकी डेबिट नोट जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। अब एक बार पूरा याद से समझ लो। फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन क्लॉज डी में ऐड होता है। इंटरेस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट। लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है बेटा। आई रिपीट, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। लेकिन ये कह रहे हैं इंटरेस्ट और लेट फी या पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब मैंने कोई गुड्स आपको बेचा जिसका कंसिडरेशन मुझे आना चाहिए था, या कोई सर्विस मैंने आपको सप्लाई की जिसका कंसिडरेशन आप मुझे देने वाले थे। मैंने आपको लोन नहीं दिया, मैंने गुड्स या सर्विस का सप्लाई किया जिसका कंसिडरेशन आप मुझे देने वाले थे। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा अगर वो कंसिडरेशन आपने विद इन टाइम मुझे नहीं दिया, आई रिपीट वो कंसिडरेशन विद इन टाइम नहीं दिया, तो उसका मैं इंटरेस्ट लगाने वाला हूं, लेट फी लगाने वाला हूं, लेट फी लगाने वाला हो या पेनल्टी में लगाने वाला हो। तो इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया, ओके, वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। आई रिपीट, वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। और जनरली प्रॉब्लम में ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम में जब भी कोई इंटरेस्ट रिकवर किया है फॉर डिले पेमेंट तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसीडर करना, डिफॉल्ट एजम्पशन। मतलब समझ लो कि 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगाया, 4 महीने बाद इंटरेस्ट लगाया, तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसीडर करना। मतलब उसको फॉर्मूला होगा 10,000 का इंटरेस्ट लिया, 10,000 इंटू ओके रेट होगा 18%, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 ये उसकी टैक्स आएगा, या 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 ये उसकी वैल्यू आएगी। तो ख्याल रहे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी में अगर ये स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि जीएसटी अलग से लगाया गया तो इनको डिफॉल्ट एजम्पशन लेना है और डिफॉल्ट एजम्पशन में आपको इंक्लूसिव कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद में लास्ट क्लॉज, लास्ट क्लॉज बेटा सब्सिडी। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। पहली बात तो दिमाग में फिट कर लो, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होती है। और कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसिडरेशन भी नहीं माना जाता है और वो वैल्यू में ऐड भी नहीं होता है। इज इट क्लियर? कुछ याद आया आपको? अरे यस और नो? ठीक है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होगी। हाँ, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई किसी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने सब्सिडी दी होगी तो ऐड किया जाएगा। समझ लो, एग्जांपल के तौर पे मैं फर्टिलाइजर सेल करता हूँ और मेरे फर्टिलाइजर सेल करने पे गवर्नमेंट 30% सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी दे रही है मतलब समझ लो मेरे फर्टिलाइजर की प्राइस 100 है, जिसमें से 70 रुपीज़ फार्मर देगा और 30 रुपये गवर्नमेंट देगी। मुझे तो मिल रहा है 100, सुनना ध्यान से, मुझे तो मिल रहा है 100, लेकिन ये सिचुएशन में जीएसटी 70 पे आएगा। 30 रुपीज सब्सिडी जो गवर्नमेंट से आई, 30 रुपीज सब्सिडी जो गवर्नमेंट पे आई वो यहाँ गवर्नमेंट से है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जीएसटी के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। मैं फार्मर से जो 70 रुपीज़ लूँगा उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन यही सब्सिडी किसी और से आती है, आई रिपीट, यही सब्सिडी किसी और से आती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे यस वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको देखो प्रॉब्लम दो टाइप से दे सकते हैं। एक तो वो कहेंगे प्राइस इंक्लूड सब्सिडी या प्राइस विदाउट कंसिडरिंग सब्सिडी। ध्यान से पढ़ना, प्राइस इंक्लूड सब्सिडी तो वो केस में गवर्नमेंट की होगी तो इंक्लूडेड है तो उसको डिडक्ट कर देना। ओके, क्यों? क्योंकि सब्सिडी तुम्हारे प्राइस में इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट वाली सब्सिडी कंसीडर नहीं होती है। समझ लो तुम्हारी प्राइस 100 है और 100 इंक्लूड्स गवर्नमेंट सब्सिडी 30, तो -30 तो 70 पे जीएसटी आएगा। लेकिन
प्राइस इंक्लूड सब्सिडी और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडी होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो इंक्लूडेड है तो उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। समझ लो 100 और 100 में 30 रुपीज़ का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो 30 डिडक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो प्राइस में ऐड होता है और वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कम ऑन, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ख्याल रहे कि प्रॉब्लम में डेटा कैसे दिया है, वेदर प्राइस इंक्लूड सब्सिडी या प्राइस एक्सक्लूड सब्सिडी। प्राइस अब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान रखना। ओके, सब्सिडी पर हमारा डिस्कशन होगा। अगर प्रॉब्लम में डेटा प्राइस इंक्लूड सब्सिडी होगा, मतलब तुमको जो प्राइस दिया है समझ लो 100, वो सब्सिडी इंक्लूडेड है। अगर इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी समझ लो 30 रुपीज़, तो फिर आपको 100 माइनस 30 यानी 70 रुपीज़ पे जीएसटी लगाना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। पर अदर सब्सिडी होगी तो आपको कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो है 100 जो दिया है वही कंसीडर करना है। अब आपको दिया है प्राइस एक्सक्लूड सब्सिडी, तो अगर आपको प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी दिया है तो गवर्नमेंट का होगा तो आपको प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी समझ लो आपको 70 रुपीज़ दिया है प्राइस, और गवर्नमेंट की सब्सिडी अलग से 30 रुपये दी है, अलग से बताइए 30 रुपये, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब आपका ये केस में प्राइस 100 ही होगा, ओके सॉरी प्राइस 70 ही होगा, 30 आपको ऐड करने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी अदर सब्सिडी होगी और अदर सब्सिडी यहाँ पे 30 होगी तो आपको 70 प्लस 30 यानी 100 करना पड़ेगा, तो वो अदर सब्सिडी आपको वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा और वो है लिंक टू द प्राइस। आई रिपीट, वर्ड है लिंक टू द प्राइस। लिंक सब्सिडी तभी ऐड होगी अगर वो प्राइस से लिंक है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे जहाँ क्लास होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट्स बेनिफिट के लिए मैं रजिस्टर उनको कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ और कॉस्ट प्राइस पे उनको रजिस्टर सेल कर रहा हूँ। तो अब रजिस्टर की प्राइस है यहाँ पे 50, पर मैं यहाँ हाँ 50 मेरी कॉस्ट प्राइस है, समझ लो जितना मुझे कॉस्ट लगा उतने में मैं सेल कर रहा हूँ। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को ये पसंद आया, तो उन्होंने कहा आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको 20 रुपीज़ का सब्सिडी देंगे, मतलब आप स्टूडेंट को 30 रुपीज़ में ही दो, 20 हम देंगे, यानी मुझे 50 मिलने वाला है। अब ये गवर्नमेंट से नहीं आया, ये बेटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आया। तो इवन दो मैंने स्टूडेंट को 30 में सेल किया, 20 रुपये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, पर स्टूडेंट को जब मैं बिल दूंगा तो 30 रुपीज़ पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं 50 रुपीज़ पे जीएसटी लगाऊंगा क्योंकि वो 20 भी ऐड कर दूंगा। और वो जो 20 रुपीज़ वो दे रहे लिंक टू द प्राइस, यानी पर रजिस्टर जो प्राइस होगी उस पर वो 20 रुपीज़ दे रहे, मतलब प्राइस से लिंक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लिंक टू द प्राइस होगा तो ही वैल्यू में ऐड किया जाएगा। अब बहुत सी बार सब्सिडी मिल रही है, क्यों ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, पर लमसम मिल रही है कि भाई उन्होंने प्राइस से लिंक नहीं दिया, आपको साल का 5 लाख रुपए दिया जाएगा आपके सोशल वर्क के लिए, पर उसका प्राइस से कोई कंसर्न नहीं है, प्राइस से लिंक नहीं है, लमसम सब्सिडी मिल रही है, क्यों ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलो हो, पर यहाँ पे लिंक टू द प्राइस नहीं है, तो वो सिचुएशन में वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। वही सब्सिडी वैल्यू में ऐड होगी जो लिंक टू द प्राइस है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। और जहाँ तक ये इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई, मैं जब आगे पढ़ा होगा तो उसमें कवर कर लूँगा, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। यहाँ ये 5 एडजस्टमेंट है, आपको समझ में आई या नहीं आई। अब आपके क्वेश्चन 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो फटाफट बताइए समझ में आया क्या, बहुत अच्छे से समझ में आया क्या, और जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है कि सर कंपोजिशन स्कीम में भी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं क्या? नहीं बेटा, आप कंपोजिशन स्कीम में ईयरली रिटर्न हो गया है। सर लेक्चर में अमेंडमेंट्स कवर है क्या? जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स होगी समरी में मैं कवर कर लूँगा। दूसरी बात है आप अमेंडमेंट के लेक्चर देखो, बहुत डिटेल में अच्छे से हो जाएगी। यस नागेश, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई हम आगे पढ़ेंगे। नागेश, सब्सिडी बाय लोकल अथॉरिटी, नागेश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर अगर सब्सिडी लोकल अथॉरिटी से मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी उनके ही सब्सिडी को बेनिफिट दिया है, लोकल अथॉरिटी के सब्सिडी को बेनिफिट नहीं दिया, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर लोकल अथॉरिटी से सब्सिडी मिलती है तो वो ऐड किया जाएगा। ओनली गवर्नमेंट में सेंट्रल, स्टेट और यहाँ पे स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इनको ही एक्सक्लूड किया जाएगा। तो अक्षत, गवर्नमेंट सब्सिडी में क्या क्या आएगा सर? एलए, लोकल अथॉरिटी नहीं आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आएगी।
आदित्य, हमने जो 15(2)B में 1 लाख की सर्विस ली, उसका आईटीसी आईटीसी तो मिलेगा ना बेटा? पूरे 1 लाख जितना टैक्स पे किया उतना आईटीसी मिलेगा। विवेक सर लाइव है क्या? बिल्कुल लाइव है बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, कोई प्रीमियर भी नहीं चालू है। उसको थोड़ा डाउट था विवेक को। थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा जीएसटी पढ़ाते हो। थैंक्स राघव। चलिए, तो फटाफट बोलो, समझ में आया आपको? यस बोलते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15(2) ये हमारा खत्म हुआ। डोंट बी डम, रिस्पॉन्स दो, लाइव ले रहा हूं। योगेश, उमेश, रमेश, शंकर, गुड गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। अब ये 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट क्या है? देखो बेटा, सप्लाई करते वक्त दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, बिफोर सप्लाई दिया गया, मतलब मैं गुड सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं गुड सेल कर रहा हूँ तो ऐसे सिचुएशन में आप इमीडिएट इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, डिस्काउंट कोई भी नाम का हो, एनी डिस्काउंट, आई रिपीट द वर्ड एनी डिस्काउंट, और मैं इनवॉइस के वक्त ही दे रहा हूँ। समझ लो 100 रुपये प्राइस है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 30, या कैश डिस्काउंट 30, या क्वांटिटी डिस्काउंट, या जो भी मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, आई रिपीट, जो भी मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ वो डिडक्टिबल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी आता है, तो वो डिडक्ट करके जो बचेगा, ओके, उस पर जीएसटी आएगा। तो क्या डिस्काउंट डिडक्टिबल है? यस, आई रिपीट, डिस्काउंट डिडक्टिबल है। तो आपने डिस्काउंट लेस करना है। ओके, तो प्रॉब्लम में ये जरूर देखना कि प्राइस जो दी गई, नेट ऑफ डिस्काउंट दी गई या टोटल प्राइस दी। नेट ऑफ डिस्काउंट दी तो अलग से डिस्काउंट डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, पर टोटल प्राइस दिया तो टोटल प्राइस के केस में आपको डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, या लिस्ट प्राइस दिया तो आपको डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने बिफोर दिया होगा या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया होगा। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट जो है बाद में दिया जाता है। ओके, जैसे टर्न और डिस्काउंट, आप इतना टर्न और अचीव कर लेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे, या कुछ कैश डिस्काउंट बाद में भी होते हैं। अगर मैं अभी सप्लाई कर रहा हूँ, इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं लिख रहा हूँ, इनवॉइस में डिस्काउंट क्वान्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये लिख रहा हूँ इनवॉइस में कि अगर आपने 1 महीने में पेमेंट कर दिया तो हम आपको बाद में डिस्काउंट देंगे। सुनना, इनवॉइस में क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं, पर इनवॉइस में ये लिख रहा हूं कि अगर आपने टर्नओवर अचीव किया तो हम डिस्काउंट रिट्रोस्पेक्टिवली देंगे, अगर आपने कैश पेमेंट विद इन 1 मंथ पे कर दिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, या फिर परफॉर्मेंस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अगर हम बाद में दे रहे हैं तो क्या हमें उसका डिडक्शन मिलेगा? क्या सप्लाई के बाद, रिमूवल के बाद, या सर्विस प्रोवाइड करने के बाद? तो लॉ ये कहता है कि मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। क्या? कि जो डिस्काउंट आप बाद में दे रहे हो वो अग्रीड होना चाहिए, यानी पहले से आपने डिसाइडेड होना चाहिए, यानी जब आपने सप्लाई किया था तो एग्रीमेंट में होना चाहिए, या फिर इनवॉइस में नीचे बॉटम में लिखा होना चाहिए कि हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट दे रहे हैं, टर्नओवर डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, या बाद में किस टाइप का, जो भी नाम हो, कौन सा टाइप का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो अग्रीड होगा तो आपको मिलेगा। अगर अग्रीड नहीं होगा तो फिर डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अग्रीड होगा तो मिलेगा, अग्रीड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, अग्रीड है तो फिर डिस्काउंट लिंक टू द इनवॉइस, फिर आपको कौन से इनवॉइस से लिंक है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है बेटा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। मैंने 100 रुपीज का गुड्स आपको बेचा, ये बेस पे कि आपने अगर इतना टर्नओवर अचीव कर लिया तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो 100 का गुड्स आपको इनवॉइस बनाया, बेच दिया, 3 महीने बाद आपने वो टर्नओवर अचीव कर लिया, तो मुझे डिस्काउंट देने की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैंने एग्री किया, और जो माल मैंने लास्ट 3 महीने में बेचा उसका मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो 100 पे 10% का डिस्काउंट मैंने आपको ग्रांट किया रिट्रोस्पेक्टिवली, जो ऑलरेडी अग्रीड था। तो 10 रुपए का डिस्काउंट मैंने 3 महीने बाद, यानी
जनवरी फरवरी मार्च में आपको गुड सप्लाई किया ओरिजिनल प्राइस पे 100 रुपीज़ पे, लेकिन 31 मार्च को मैंने देखा कि आपने वो टर्नओवर अचीव कर लिया, तो मैंने जनवरी फरवरी और मार्च में जितने भी सप्लाई किए उसका 10% का डिस्काउंट आपको बाद में पास ऑन किया मार्च 31 को। अब सर मार्च 31 को कैसे पास ऑन करेंगे? इसकी बनती है एक नोट जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट। अब ध्यान से सुनो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जब कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो उसको डेबिट किया जाता है, उसकी बनती है डेबिट नोट। और जब उसको कुछ डिडक्शन देना है रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी पुराने सप्लाई का कुछ उसे डिडक्शन देना है, तो उसको कहा जाता है क्रेडिट नोट। आई बात समझ में? मतलब तेरा अकाउंट हमने इतने से डेबिट किया था, इतने से हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी इतने से हम कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको क्रेडिट नोट देनी पड़ेगी मार्च में। तो हाँ, तो वो जो क्रेडिट नोट दोगे तो डिस्काउंट जितना दिया आपने उतना डिस्काउंट अमाउंट पे जो जीएसटी लगाया गया वो जीएसटी का आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी मैच्योरिटी बढ़ाओ और मेरे साथ एग्जाम्पल इमेजिन करो। समझ लो मैंने 100 रुपए का आपको बिल दिया था जनवरी में, उसके ऊपर 12% 12 रुपए जो है जीएसटी लगाया, यानी 112 हुआ, 12 रुपए का जीएसटी लगाया, 112 हुआ बेटा। अब बेटा यहाँ पे और 112 जनवरी की ड्यू डेट में मैंने पे भी कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप डिस्काउंट ऑफ करोगे या नहीं करोगे, आप परफॉर्मेंस अचीव करोगे या नहीं करोगे, नहीं पता था। ओके, मार्च आया, मार्च में आपने उतना परफॉर्मेंस अचीव कर लिया, उतना टर्नओवर आपने अचीव कर लिया, तो मार्च में मैंने आपको क्रेडिट नोट दी, और क्रेडिट नोट 10 रुपए की दी क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था। अब 10 रुपए पे प्रोपोर्शनेट 12%, यानी कितना होता है बेटा? ओके, 10 रुपए पे 12%, 1 रुपया 20 पैसा। तो 1 रुपया 20 पैसा मुझे अपने टैक्स से कम करके मिल जाएगा। कम ऑन, टैक्स से कम करके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपीज का 12 रुपए टैक्स जनवरी में पे कर दिया है, पर अब मैं जो है जो डिस्काउंट अग्रीड था, जिसकी क्रेडिट नोट मैं मार्च में दे रहा हूं और इनवाइस से लिंक करके दे रहा हूं, तो जो मार्च में मैं उसकी क्रेडिट नोट दे रहा हूं, तो उस 10 रुपए की, तो 10 रुपए का जीएसटी बनता है 1 रुपया 20 पैसा, तो 1 रुपया 20 पैसा मुझे टैक्स से एडजस्ट करके मिल जाएगा। तो मार्च की जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी, यानी मार्च में जो मैंने सप्लाई किए होंगे उसकी जो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से 1.2 रुपीज जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह से मुझे बेनिफिट दिया जाएगा। इन सिंपल वर्ड, अगर डिस्काउंट आप सप्लाई के बाद भी देते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी क्रेडिट नोट आपको इशू करनी पड़ेगी, और जो मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू करोगे उस मंथ के टैक्स लायबिलिटी से इतना ये क्रेडिट नोट का जीएसटी जो है वो कम कर दिया जाएगा, और आपको बाद में भी बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन बेटा उन्होंने एक और कंडीशन डाल दी कि रिसिपिएंट ने जो है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी मार्च में रिवर्स कर देना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ देखो, जनवरी में मैंने उसको बिल दिया था 100 रुपीज और 12 रुपए जीएसटी का, तो उसने जनवरी में ही क्रेडिट ले लिया होगा 12 रुपए। अब वो तो क्रेडिट टोटल 12 रुपए ले लिया है। अब उसको मैंने क्रेडिट नोट भेजी मार्च में, और मार्च में क्रेडिट नोट में जीएसटी जो आया 10 रुपए का 1.2। अब क्रेडिट नोट देनी मतलब सप्लायर ने उतना जीएसटी कम कर दिया, तो अगर सप्लायर ने जीएसटी कम कर दिया तो रिसिपिएंट ने उतना आईटीसी भी कम कर देना चाहिए। और अगर वो आईटीसी कम करने को तैयार है, ये केस स्टडी आ सकती है या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर उतना वो आईटीसी कम करने को तैयार है तो ही सप्लायर को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टमेंट मिलेगी। अगर उसका रिसिपिएंट आईटीसी कम नहीं करता है तो उस सप्लायर को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम में ऐसा आ सकता है कि डिस्काउंट दिया, आफ्टर रिमूवल दिया, लेकिन रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया। रिसिपिएंट ने आईटीसी अगर डिस्काउंट का रिवर्स नहीं किया तो फिर आप जो है डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर उसने रिसिपिएंट ने कम कर दिया हो तो फिर मैं वैल्यू से डिस्काउंट का डिडक्शन ले सकता हूं, और बची हुई वैल्यू पे ही जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाएगा बेटा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये था सेक्शन 15(3). फटाफट आपके डाउट्स और क्वेश्चन पूछिएगा, और समझा होगा तो सभी डोंट बी डम, ओके, यहां पे एक्टिव रहना है और सभी यस बोलिएगा। यस विनय, हमारी बात हो गई है, आईटीसी रिसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। आदित्य का क्वेश्चन है सर, सेक्शन 15(2)(b) में जिसको पेमेंट करी है वो भी जीएसटी लगाएगा क्या? नहीं बेटा, वो जीएसटी, आदित्य वो भी जीएसटी लगा सकता है, लेकिन स्पेशल ऐसे केस में इनवॉइस सप्लायर के नाम का लोगे तो ज्यादा बेटर। राघव, गायत्री, विवेक, ऋतुजा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट इफ मंथली तो क्या करना? मैं थोड़ा आगे लूंगा ऋतुजा यहाँ पे।
चलो फटाफट यस बोलो सभी लोग, गांव वालों। चलिए, आपको समझ में आ रहा है। वैल्यूएशन हमने यहाँ पे खत्म किया बेटा। नीचे तो ठीक है, नॉर्मल जीएसटी रेट क्या क्या होने चाहिए वो हमने देखा। यहाँ हमारा वैल्यूएशन का कंप्लीट डिस्कशन खत्म होता है। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन आपका? किंजल कुछ नहीं है, 1 रुपया 20 पैसा जो यहाँ पे क्रेडिट नोट गई है उतना रिसिपिएंट को उसके आईटीसी लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मार्च में कम करना पड़ेगा। वो अगर कम करेगा तो सप्लायर को ये डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। अगर वो उतना कम नहीं करता है तो सप्लायर को जो है डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि रिसिपिएंट जो है 12 रुपए का, 100 रुपए पे 12 रुपए जीएसटी जनवरी में जो इनवॉइस दिया था उसका क्रेडिट ले चुका है। और सप्लायर अब अगर जीएसटी कम पे करेगा तो उसको भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आईटीसी भी रिसिपिएंट ले चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, कंपोजिशन लेवी। ठीक है, आपके चार्ट में सब एक सिर्फ इतना करेक्शन कर लेना कि यहाँ नोटिफिकेशन नंबर दिया होगा। ठीक है, वो नोटिफिकेशन नंबर जो है चेंज करके 10(2)A, ये अमेंडमेंट है, क्योंकि अब वो नोटिफिकेशन जो है 2019 ये जो है 10(2)A में ऐड हो गया है। तो इतना आपने करेक्शन कर लेना है। आई होप बेटा, आगे बढ़ने के पहले ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ने के पहले आपने यहाँ पे मेरे जो अमेंडमेंट लेक्चर थे, यस वंशिका, रिसिपिएंट जो है वैल्यूएशन पे आपका क्वेश्चन है, रिसिपिएंट जो 1.2 का जीएसटी जो है वो कम कर देगा, जीएसटी अमाउंट कम कर देगा। तो फिर हमारी वैल्यू जो होगी 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज़ का टैक्स आएगा। और 90 रुपीज़ का टैक्स जो है बेटा उतना ही आएगा जितना 1.2 यानी 11 रुपये, सॉरी 10 रुपये 80 पैसा उसका 12% के हिसाब से टैक्स आएगा। ठीक है, तो सप्लायर का टैक्स 90 रुपीज़ पे ही आएगा, यानी एक्चुअल टैक्स जो है 10 रुपीज़ 80 पैसा रहेगा और 1.2 का आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा। चलो यहाँ इसका डिस्कशन हम रोकते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम। अब दोस्तों मैं ये कंपोजिशन स्कीम पहले कहूँगा कि 2 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स अमेंडमेंट के कंपोजिशन स्कीम के 2 लेक्चर्स अच्छे से सुनो, मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन उसमें किया हुआ है। और ये जो कंपोजिशन स्कीम जो प्रोविज़न है ये रीस्ट्रक्चर हुई है बेटा, तो ये रीस्ट्रक्चर होने की वजह से अमेंडमेंट नहीं है, इसको रीस्ट्रक्चर किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 2 लेक्चर अच्छे से सुन लेना। मैं यहाँ इसको रिवाइज कर देता हूँ फटाफट, देखिएगा। अब हमारी 2 कंपोजिशन स्कीम है, एक 10(1) की कंपोजिशन स्कीम और एक 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम। दोनों कंपोजिशन स्कीम का डिफरेंस समझ लो। 10(1) की कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे नॉर्मली जो गुड्स के सप्लायर है जैसे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर उनके लिए है, और सर्विस में एक ही सर्विस को है, वह है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, जहाँ 1.5 करोड़ तक और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 लाख तक आप जो है कंपोजिशन स्कीम में 1% से, या रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 5% से टैक्स दे सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली 10(1) की स्कीम जो है वो प्रीडोमिनेंटली सप्लायर ऑफ गुड्स यानी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस में एक ही सर्विस और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, उनको ये बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, उनको ये बेनिफिट दिया गया है। नाउ 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम, पहले ये नोटिफिकेशन था और वो नोटिफिकेशन था यहाँ पे 2019, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो अब वो सेक्शन 10(2)A में ऐड कर दिया गया है। ये कंपोजिशन स्कीम प्रीडोमिनेंटली उन लोगों के लिए है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। मैं कह सकता हूँ सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर है तो 10(1) में वो एलिजिबल नहीं है। प्लस कुछ और लोग हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ट्रेडर भी आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी आ सकते हैं, पर अभी आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये कंपोजिशन स्कीम 10(2)A की किसके लिए बेटा? सर्विस प्रोवाइडर के लिए, प्लस उन लोगों के लिए है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। तो पहले मैं दूसरा मैं आपको कह दूं कि यहाँ जो लिमिट है वो
नॉर्मल 150 लाख है और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाख है। तो यहाँ ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, सबके लिए लिमिट जो है 50 लैक्स दी हुई है। आई रिपीट, सबके लिए लिमिट जो है यहाँ पे 50 लैक्स रुपीस दी गई है अगर आप 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम देखते हो। तो चलो यहाँ पे पहले मैं सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन स्कीम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी बेसिक कंडीशन ये है 10(1) की कंपोजिशन स्कीम के लिए कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पहले तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए और आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 सीआर क्रॉस नहीं होना चाहिए, या फिर 75 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में। लेकिन अगर आप आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगी तो फिर लिमिट 1.5 सीआर मिलेगी। ये 3 स्टेट के अलावा बाकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख की ही लिमिट आपको दिया जाएगा। तो पिछले साल आपका जो है 150 लैक्स या 75 लैक्स जो है इससे कम होगा तो ही आपको कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में मिलेगी। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। ये स्कीम ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं कि आपको लेना ही है, लेकिन ये ऑप्शन आपको फर्स्ट डे को ही डिसाइड करना पड़ता है। ओके, ये साल के फर्स्ट डे को ही आपको ये ऑप्शन डिसाइड करना पड़ता है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दूसरा बेटा, ये कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन आपको हर साल मिलता है, यानी आपको अगर ये साल कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आपको बस इतना प्रूव करना पड़ता है कि पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 सीआर से कम था, तो आपको ये साल कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल मेरा टर्नओवर 2 करोड़ था, तो मुझे ये साल नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की, इसलिए ये साल मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, यानी फर्स्ट डे से ही मुझे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, ये 1% वाला बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ समरी रिवीजन कर रहा हूँ बेटा, आपको डिटेल में देखना होगा तो आप जो है मेरे 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए कंपोजिशन स्कीम के अमेंडमेंट के कॉलम में, आप वो जरूर देखिएगा। ठीक है, जो वो लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए ये समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम, पिछले साल मेरा टर्नओवर 2 करोड़ था इसलिए ये साल नहीं मिली। अब ये साल मेरा टर्नओवर 50 लाख ही हुआ, तो ये साल अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख हुआ तो अगले साल मिल जाएगी, क्योंकि अगले साल के लिए ये साल का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, तो मुझे अगले साल कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी साल में मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो लाइफ टाइम मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये कह दूं कि जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, कम ऑन, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख से नीचे होगा तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और अगर आपका फर्स्ट ईयर होगा तो ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका 0 है, तो फर्स्ट ईयर में तो सबको ही कंपोजिशन स्कीम मिलती है, फिर वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर पहला साल है और एग्रीगेट टर्नओवर यानी उसका, यानी कंपनी रजिस्टर करने का या बिजनेस का ही पहला साल है, तो उसका 0 ही रहेगा और उसको एवरी पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। दूसरी बात बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। पहले तो इन्होंने कहा ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा डेफिनेशन में ऑल टैक्सेबल सप्लाई देखो, और एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग सप्लाई अंडर रिवर चार्ज। हाँ, तो मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो लिया जाएगा। कभी कभी क्या है, रिवर चार्ज की हमने देखा था अभी, रिवर चार्ज की लायबिलिटी भी मेरे पे आती है, तो वो मेरा इनवर्ड सप्लाई, वो मेरा आउटवर्ड नहीं है। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर करोगे तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर लिया जाएगा, जो इनवर्ड सप्लाई पे मैं टैक्स दे रहा हूं वो मेरे टर्नओवर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा बेटा, एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई आते हैं, बताओ कौन कौन से 3 सप्लाई आते हैं, मैं वेट करूंगा आपका, बताओ जल्दी फटाफट, कौन कौन से 3 सप्लाई आते हैं एग्जाम सप्लाई में, बताओ कौन से। वोनली एग्जाम, करेक्ट, नील रेट, वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यानी वोनली एग्जाम होगा, नील रेट होगा या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा, तो वो तीनों सप्लाई आते हैं। वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पर आपको एक बात अभी बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे ये जो है डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ कंपोजिशन लेवी के लिए नहीं, ये डेफिनेशन पूरे एक्ट के लिए है। यानी एग्रीगेट टर्नओवर का वर्ड कंपोजिशन लेवी में है, थ्रेशोल्ड में है, एग्जम्पशन में है, तो ये डेफिनेशन एक्ट के हिसाब से बनाई गई है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड होता है, सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड होता है, पर कंपोजिशन स्कीम में आगे 10(2) में कंडीशन है कि अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, सुनो, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम मिलती ही नहीं है। इसलिए इसको, ये डेफिनेशन को कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में कैसा देखा जाता है, कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, वोनली एग्जाम सप्लाई अलाउड है, नील रेट सप्लाई अलाउड है। ओके, तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई होगा क्लाइंट का, ठीक है, वोनली होगा ऐड करो, नील रेट होगा ऐड करो, नॉन टैक्सेबल होगा भाई तुझे मिलेगी नहीं। अरे सर एग्रीगेट नहीं मिलेगी, क्योंकि 10(2) में अगर आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा तो कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है। इसलिए जब भी कंपोजिशन स्कीम का क्लाइंट आएगा तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एग्रीगेट टर्नओवर में ओके ऑल टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर होगा, वोनली एग्जाम कंसीडर होगा, नील रेट कंसीडर होगा, नॉन टैक्सेबल होगा तो उसको यहां से निकाल दो। उसके बाद में एक्सपोर्ट गुड्स भी एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाता है, और अगर आपको याद होगा तो एक्सपोर्ट यहाँ इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, और 10(2) की एक कंडीशन है कि अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। तो ये भी सप्लाई डेफिनेशन में दिया हुआ है, पर कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, बाकी कई जगह जैसे थ्रेशोल्ड के केस में ये पूरा सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। हाँ, थ्रेशोल्ड के केस में पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में रीड विथ सेक्शन 10(2) की कंडीशन जो है, 10(2) की कंडीशन जो है, अगर वो देखें तो हम एग्रीगेट टर्नओवर जब लोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, वो एग्जाम में वोनली और नील रेट लेंगे, लेकिन नॉन टैक्सेबल होगा, एक्सपोर्ट होगा या इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको वहीं उठा देंगे, तुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और जब एग्रीगेट टर्नओवर लेना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस लेना है। मतलब ठीक है, आपका महाराष्ट्र का यूनिट कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, लेकिन जब आपने 1.5 करोड़ क्रॉस किया कि नहीं किया, 75 लाख क्रॉस किया कि नहीं किया, या 50 लाख क्रॉस किया कि नहीं किया, इसके लिए आपका पूरे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस का आपका टर्नओवर जो है ओके ये कंसीडर किया जाएगा, और वो सब ऐड करके आपका 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, पर ये भी उन्होंने कहा कि जब आप वैल्यू लोगे बेटा तो वैल्यू में अगर जीएसटी वगैरह होगे तो वो कंसीडर नहीं होगा, बाकी वैल्यू तो आपकी सेक्शन 15 के हिसाब से होगी, यानी पूरा ऐड किया जाएगा और वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर की एक डेफिनेशन थी बेटा यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है। चलो, आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, स्टेप बाय स्टेप देखो, पहला आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, फिर कंपोजिशन लेवी के रेट का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या रेट का बेनिफिट मिलेगा? ओके, आपने रेगुलर क्लास में मेरे साथ चार्ट बनाया होगा ना बेटा, तो डेफिनेटली आपको हर बात याद आएगी अगर आपने रेगुलर क्लास में देखा होगा तो क्या रेट मिलेगा? मैन्युफैक्चर होगा तो CGST 0.5, HGST 5.5, यानी टोटल 1% का रेट पे ही जीएसटी आपको देना है, और ये 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब ध्यान से सुनना, मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए इस साल एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। ओके, कि पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे होना चाहिए। लेकिन जब मैं 1% का टैक्स दूंगा तो मैं स्टेट वाइज ही टैक्स दूंगा। मतलब मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, ओके, दूसरा ब्रांच MP में है, तीसरा ब्रांच यूपी में है, तो मैं टैक्स जो है मेरे ये महाराष्ट्र का जितना टर्नओवर है उसका CGST और महाराष्ट्र GST दूंगा, SGST दूंगा। MP में जितना टर्नओवर है ओके वो MP में टैक्स दूंगा, यानी मैं टैक्स देते वक्त 1% देते वक्त टर्नओवर इन स्टेट वाइज ही दूंगा। जितना स्टेट में टर्नओवर होगा वो रिस्पेक्टिव स्टेट में ही टैक्स दूंगा। अब सर आपने तो कहा कंपोजिशन स्कीम तभी मिलती है जब मेरा कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो, तो सर यहाँ तो आपकी मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में। ध्यान से सुनिएगा, मेरी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में हो सकती है। आई रिपीट, मेरी ब्रांचेस जो है अलग अलग स्टेट में हो सकती है। क्लियर? ठीक है, तो ब्रांचेस जो है बेटा अलग अलग स्टेट में हो सकती है।
बस इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब एमपी इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, महाराष्ट्र इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, यूपी इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, सब अपने गली गली में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेटा ओके मैं स्टॉक ट्रांसफर भी नहीं कर रहा हूँ, इंटरस्टेट भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मेरी कंपोजिशन स्कीम का इफेक्ट नहीं होगा। मैं सभी जगह कंपोजिशन स्कीम ले पाऊंगा ओके, और सभी जगह जो है मैं 1% ऑफ टर्न और इन स्टेट वहां पे कर पाऊंगा। जीरो रेटेड सप्लाई एसईजेड वगैरह ये कंपोजिशन स्कीम में विवेक आप क्वेश्चन बेटा बाद में पूछो, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने दो, आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये था 1% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट। ओके नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कैटरिंग रेस्टोरेंट होगा तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और ट्रेडर होगा तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन स्टेट। अब देखो मैं आपको बताता हूं, टर्नओवर इन स्टेट बोला 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट मतलब क्या, तो टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन भी वैसे ही है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई में वोनली एग्जाम नील रेट और नॉन टैक्सेबल। लेकिन फिर से कह दे तू नॉन टैक्सेबल होगा, एक्सपोर्ट होगा या इंटरस्टेट होगा तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अगर मैं टर्न ओवर स्टेट लूं तो टर्न ओवर इन स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, और दूसरा वोनली एग्जाम्प्ट और नील रेट, यानी मैन्युफैक्चरर को 1% ऑफ किसका, तो सभी टैक्सेबल सप्लाई का एक्सेप्ट इनवर्ट सप्लाई, प्लस उसमें एग्जाम सप्लाई भी ऐड करना पड़ेगा और नील रेट सप्लाई भी ऐड करना पड़ेगा। आई रिपीट, टोटल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई जो है ये तीनों ऐड करके उसका 1% निकालना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर। अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो रेस्टोरेंट कैटरिंग एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिसको 1.5 करोड़ की स्कीम है, कम ऑन 1.5 करोड़ की स्कीम है, तो उनको भी बेटा यहाँ पे 5% ऑफ टर्न और इन स्टेट मतलब ये 3 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेडर होगा तो ट्रेडर के केस में टर्न और इन स्टेट नहीं बोला, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्न और इन स्टेट। मतलब क्या, अगर ट्रेडर होगा तो ट्रेडर के केस में एग्जम्प्ट और नील आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर के केस में आपको जो टैक्सेबल सप्लाई है उसका 1% ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो हम लेते ही नहीं है, कंपोजिशन की मिलेगी नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट रहेगा तो बात ही नहीं करेंगे, इंटरस्टेट होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ ये तो जो है बाकी दूसरी जगह जहां टर्न और इन स्टेट लिया है वहां हम ये सब कंसीडर करते हैं। कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ 3 ही सप्लाई कंसीडर करते हैं ये डेफिनेशन में, ऑल टैक्सेबल सप्लाई ओके जो इंट्रा स्टेट है, दूसरा वोनली एग्जम्प्ट और नील रेट जो इंट्रा स्टेट है, बस इतना ही हम कंसीडर करते हैं ओके यहाँ पे। तो ये बात का आप पूरा ध्यान रखें कि कंपोजिशन स्कीम में बेटा ओके मैन्युफैक्चरर और कैटरिंग और रेस्टोरेंट होगा तो टर्नओवर इन स्टेट बोला है, ट्रेडर वो है तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट बोला है। उसके बाद में एक प्रोविजो ऐड किया है, प्रोविजो ये है कि आपको सर्विसेज जो है परमिसिबल लिमिट तक अलाउड है। आई रिपीट, सर्विसेज परमिसिबल लिमिट तक अलाउड है। और परमिसिबल लिमिट तक सर्विसेज मतलब क्या, एक मैंने अब देखो बेटा इतना ग्लोबल बिजनेस हो गया है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि एक्सक्लूसिव सिर्फ गुड्स में इन्वॉल्व हो। अब गुड्स के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देता है, तो गवर्नमेंट ने सोचा अच्छा ठीक है गुड्स के साथ साथ आप कभी कभी सर्विसेज भी देना चाहते हो, हाँ सर ओके ओनली गुड्स बेच के क्या होता है, जिसको गुड्स देते हैं उसको थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको जो है गुड ये जो 3 एलिजिबल लोग हैं इनको कुछ लिमिट तक सर्विस अलाउड की है। कोई बता सकता है बेटा कितने लिमिट तक सर्विस अलाउ की है? दुष्यंत, यस, स्टॉक ट्रांसफर भी फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट नहीं कर सकते, विद इन स्टेट कर सकते हैं पर वन स्टेट टू अनादर स्टेट वो इंटरस्टेट माना जाता है तो वो नहीं कर सकते। तो बताओ कितनी परमिसिबल लिमिट अलाउड है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो कितनी परमिसिबल लिमिट अलाउड है। आपका कोई आंसर? हाँ बिल्कुल, 10% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट of preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is higher।
अब यहाँ स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक, पहली बात तो देखो विच एवर इज हायर का है, लोअर नहीं। आपको बहुत खराब आदत है, आपको खराब क्या, गवर्नमेंट ने आपको ये आदत लगा के रखी है, विच एवर इज लोअर नहीं, यह याद रखना विच एवर इज हायर। एक बार फिर से बोलो, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर लेना है। और जब आप 10% की सर्विस का परमिसिबल लिमिट अलाउ करोगे तो ये 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेना है, यानी पिछले साल का जो स्टेट का टर्नओवर है, ओके, वो स्टेट का टर्नओवर का 5%, सॉरी 10% आपको लेना है। तो 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। अब ख्याल रहे मेरी 3 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी में, तो महाराष्ट्र का ये लिमिट अलग मिलेगा क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट बोला है, एमपी का वहां के ब्रांच के लिए अलग मिलेगा, यूपी का वहां के ब्रांच के लिए अलग मिलेगा। तो तीनों ब्रांच के लिए अलग अलग मिलेगा बेटा, वो सबका मिला के नहीं है, क्योंकि 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट मिलेगा। मतलब मैं महाराष्ट्र में जो ब्रांच है वहां मैं 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर उतनी सर्विस मैन्युफैक्चरर गुड्स के साथ दे सकता है, या ट्रेडर गुड्स के साथ दे सकता है, या फिर यहाँ पे जो है एमपी वाला इतना ये लिमिट तक सर्विस अलग से दे सकता है, मेरी एमपी की ब्रांच, यूपी की ब्रांच। तो ये स्टेट वाइज लिमिट मिलती है। अब बेटा मैं दूसरी बात कह दूं, रेस्टोरेंट और कैटरिंग, रेस्टोरेंट समझ लो आपका रेस्टोरेंट और कैटरिंग है, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग के साथ आप ये अलग से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, यानी इतनी लिमिट तीनों को मिलती है। देखो वर्डिंग, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु ऑप्ट फॉर क्लॉज ए मतलब मैन्युफैक्चरर, क्लॉज बी मतलब रेस्टोरेंट कैटरिंग, और सी मतलब यहाँ पे ट्रेडर, ये तीनों को ये लिमिट मिलेगी। मैं सप्लाई सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज बी। अब मैं सप्लाई सर्विसेज अदर देन क्लॉज बी मतलब क्या, मतलब एक मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग भी दे रहा है, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर जो है रेस्टोरेंट कैटरिंग दे रहा है, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग तो वो कितने भी दे सकता है क्योंकि वो तो इलिजिबल ही है। समझ लो उसका मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर यहाँ पे 90 लाख है और रेस्टोरेंट कैटरिंग 40 लाख है, 1.5 करोड़ के नीचे है, तो वो तो पूरी दे सकता है। रेस्टोरेंट कैटरिंग कोई लिमिट नहीं है। ये अदर देन का मतलब मैन्युफैक्चरर के साथ रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो उसको लिमिट, वो सर्विस को लिमिट नहीं है, वो रेस्टोरेंट कैटरिंग कितनी भी दे सकता है। पर रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के, अदर देन मतलब रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के कोई दूसरी सर्विस देता है तो फिर ये लिमिट लग जाएगी, फिर ये लिमिट लग जाएगी। मतलब वो ये परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकता है। ट्रेडर 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 मतलब वो चलो हल्दीराम ले लो, हल्दीराम जो है रेस्टोरेंट भी है और वो ट्रेडिंग भी करता है, तो ट्रेडिंग के साथ वो रेस्टोरेंट कैटरिंग का अमाउंट कितने भी अमाउंट तक दे सकता है 1.5 करोड़ के टर्न और का कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें कंपोजिशन स्कीम लेनी है। तो ऐसे सिचुएशन में सर्विस वो 30 लाख 40 लाख 50 लाख उसके लिए एक लिमिट नहीं है, रेस्टोरेंट कैटरिंग कितना भी दे सकता है। पर रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के अगर वो कोई अदर सर्विसेज दे रहा है तो वो अदर सर्विसेज को ये लिमिट लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैन्युफैक्चरर, तो मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं, मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है गुड्स का, रेस्टोरेंट कैटरिंग को कितना भी कर सकता है, पर कोई दूसरी सर्विस होगी तो वो सिचुएशन में परमिसिबल लिमिट। कैटरिंग, रेस्टोरेंट कैटरिंग को तो खुद को 1.5 करोड़ अवेलेबल है, इसके साथ वो अगर कोई दूसरी सर्विस दे रहे हैं तो ये लिमिट लग जाएगी। ट्रेडर ट्रेडर प्लस रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो अभी तक लिमिट नहीं लगेगी, पर रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के कोई दूसरी सर्विस होगी तो ये लिमिट लग जाएगी। लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है बेटा, वो एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में लिया होगा, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखो, शायद यहाँ नहीं आएगा पर मैंने अमेंडमेंट में कवर किया है। और वो एक्सप्लेनेशन मैंने ये कवर किया बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनो कि आप जब ये परमिसिबल लिमिट निकालोगे 10%, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, यानी आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलना सर्विस है। अगर आपको सर्विस की डेफिनेशन याद होगी तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, तो इंटरेस्ट मिला आपको सेविंग अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में, या कोई सी भी लोन एडवांसेस पे आपको इंटरेस्ट मिला हो, तो वो इंटरेस्ट ये लिमिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ओके, आपकी ये परमिसिबल लिमिट आई 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, समझ लो 5 लाख रुपए है, ओके, यानी आप 5 लाख तक सर्विस दे सकते हैं, हायर 5 लाख है आपका, 5 लाख तक सर्विस दे सकते हैं। लेकिन आपका जो है अदर सर्विस 4.5 लाख का हुआ, ध्यान से सुनना। और अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरा वो यहाँ पे अमेंडमेंट देखिएगा, और मैं क्वेश्चन डिस्कशन में अपडेशन डालूंगा, जितने क्वेश्चन अपडेट हुए वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो देखिएगा। क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं तो मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आई रिपीट, इमेजिन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन बेटा ध्यान से सुनो, क्या हुआ कि
मैं जब सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एक लिमिट तक सर्विस दे सकता हूँ। अब मेरा हायर समझ लो 5 लाख है, तो मुझे 5 लाख तक की सर्विस का परमिशन है, हायर। तो ठीक है, मतलब 10% ऑफ 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो 5 lakhs मेरा हायर है, तो 5 लाख की सर्विस तक का मुझे परमिशन है, और मैं सप्लाई के साथ 5 लाख की सर्विस में दे सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ये सर्विस है, एग्जम्प्ट है पर सर्विस है, और उन्होंने वर्ड यूज किया है सप्लाई एनी सर्विस, यानी ये जो परमिसिबल लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट में सभी सर्विसेज कंसिडर होगी। आपकी टैक्सेबल होगी तो टैक्सेबल प्लस एग्जाम, एग्जाम भी कंसिडर करना पड़ेगा ये 10% की लिमिट में, यानी टैक्सेबल प्लस एग्जाम मिला के आपको ये 10% या 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतना सर्विस वो अलाउ कर रहा है। अब मुझे इंटरेस्ट मिला, तो ख्याल रहे इंटरेस्ट एग्जाम सर्विस है, तो मुझे क्या हुआ कि 4,80,000 का मैंने अदर सर्विस प्रोवाइड किया और 30 lakhs का इंटरेस्ट मिला। अब 30 lakhs का इंटरेस्ट मिला तो मैं 5 लाख के ऊपर गया, अगर मैं 5 लाख के ऊपर गया तो मेरी लिमिट आ गई, और लिमिट आ गई तो मेरी कंपोजिशन स्कीम रुक जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम रुक जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये जो 30 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, यानी 4,80,000 अदर सर्विसेज, आपने गुड्स के साथ अदर सर्विसेज 4,80,000 की दी, तो ये अदर सर्विसेज और इंटरेस्ट जो मिला, तो एक ही सर्विस जो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, वो आपके ये कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं होगा, मतलब वो 30 लाख कंसीडर नहीं होगा, आपकी सर्विस 4,80,000 ही मानी जाएगी। आई रिपीट, आपकी सर्विस 4,80,000 ही मानी जाएगी, 5,10,000 नहीं मानी जाएगी। यानी अभी भी आप 20 लाख की और सर्विसेज दे सकते हो, इंटरेस्ट ये 10% या 5 लाख की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेटा थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट था, ओके, आई होप आपको समझा होगा तो फटाफट यस बोलिएगा, कम ऑन, समझा होगा तो यस बोलिएगा बेटा फटाफट। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे वो इंटरेस्ट वाला क्लॉज आपने स्टिकी नोट्स करके ऐड कर देना, ये प्रिंटिंग में नहीं आया, ठीक है। ठीक है, यहां पे अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट, तो मैन्युफैक्चर को ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ट्रेडर और रेस्टोरेंट को यहाँ कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाकी तो प्रोसीजर दिए वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम हमने देखा, हाँ चलिए, आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से, इतनी ही सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा सर्विस गई तो उसी दिन करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने सर्विस की लिमिट 5 लाख, तो आपको दोनों लिमिट एक साथ करंट ईयर में देखना पड़ता है, क्योंकि करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर पे मिलती है। आई रिपीट, करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर पे मिलती है, यानी करंट ईयर में आप 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। तो प्रीवियस ईयर 1.5 करोड़ 75 लाख, करंट ईयर 1.5 करोड़ 75 लाख, यानी करंट ईयर में मिलेगा आपको स्टेट वाइज, यानी ये स्टेट का अलग, वो स्टेट का अलग, वो स्टेट का अलग मिलेगा स्टेट वाइज, लेकिन तीनों का मिला के जिस दिन यहाँ पे आपका 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाएगा, उस दिन कंपोजिशन स्कीम रुक जाएगी, और उसके बाद आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो सिस्टम को समझ लो। पहला क्वेश्चन, करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? एग्रीगेट टर्न और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट ने ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए, या 75 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कितने लिमिट तक मैं ये 1% का टैक्स दे सकता हूं? तो आप करंट ईयर में जो है ये 1% का टैक्स जो है, ओके, आप 1.5 करोड़ तक दे सकते हो। पर जब आप करंट ईयर में 1.5 करोड़ निकालोगे तो आपके सभी ऑल ओवर इंडिया के ब्रांचेस को मिला के लेना पड़ेगा। आपको टैक्स तो स्टेट वाइज ही देना है, आप अपने स्टेट में देना है, टर्न ओवर इन स्टेट के हिसाब से देना है, लेकिन ओके आपका एग्रीगेट टर्न ओवर जिस दिन करंट ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस हो जाएगा, उस दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा बेटा। और दूसरी बात यहां पे यस, आप जो सर्विसेज है
बस इतने ही लिमिट तक प्रोवाइड कर सकते हो। इतने लिमिट से ज़्यादा अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो फिर आपकी कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी। तो विड्रॉ होने के लिए देखो, आइदर आपने 1.5 करोड़ क्रॉस कर दिया उसी दिन विड्रॉ हो गई, क्वेश्चंस बाद में आइदर आपने 1.5 करोड़ क्रॉस कर दिया उसी दिन विड्रॉ हो गई, या फिर आप 1.5 करोड़ के अंदर हो, यानी 75 लाख 70 लाख ही हुआ है आपका, और सर्विसेज जो है वो 5 लाख के ऊपर, हम अज्यूम करते हैं कि 5 लाख हायर है या 10% हायर होगा तो 10 वो वाला अमाउंट, लेकिन अभी अज्यूम करते हैं 5 लाख हायर है, तो आपको परमिसिबल लिमिट 5 लाख अलाउड है, और इधर इधर आपका 75 लाख ही हुआ, और सर्विस 5 लाख के ऊपर, साइड बाय साइड जो आप सर्विस दे रहे हो वो 5 लाख के ऊपर चली गई, उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी। मतलब आपको दोनों लिमिट ओके एक साथ देखना पड़ेगा, 1.5 करोड़ एग्रीगेट लिमिट और ये जो परमिसिबल लिमिट के सर्विस है, ओके दोनों में से जो भी पहले खत्म हो जाएगी उसी दिन कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में विड्रॉ कर ली जाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में बेटा नीचे आ जाओ, यहाँ पे कंडीशंस जो है, कॉमन कंडीशंस यहाँ कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हो, तो आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते हो 10(2) में अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो, और आप ई कॉमर्स के थ्रू भी सप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो, और अगर आप CTP NRTP हो तो वो CTP NRTP के केस में भी कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने दिया है साइड में CTP NRTP। और कंपोजिशन स्कीम एडिशनल कंडीशन क्या है, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टैक्स आपके पॉकेट से जाता है, तो यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम कस्टमर। आप क्रेडिट नहीं ले सकते, यू कैन नॉट अवेल द ITC इफ यू आर अंडर कंपोजिशन स्कीम। और एक पॉइंट मेरा याद करना, अगर कोई एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो वो सभी ब्रांचेस के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक ब्रांच एलिजिबल नहीं है तो बाकी कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। ओके, अगर कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। तू है तो पूरी कायनात है, और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई बात मेरे समझ में? तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा। खुशबू, टैक्स तो आपका टर्न ओवर इन स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई उस पर कैलकुलेट होगा, और यहाँ नेक्स्ट जो है ट्रेडर होगा तो टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर जितना होगा आपको देना तो स्टेट वाइज ही है। चलो, आपके डाउट्स क्वेश्चन में बाद में लूँगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ। फिर से कहता हूँ, रिवीजन में किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप रेगुलर नोट्स, और मैं ये रिवीजन के बाद लेक्चर चालू करूँगा क्वेश्चन डिस्कशन के, जो क्वेश्चन अमेंड हुए तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। क्वेश्चंस आपके बाद में देखूंगा बेटा, पहले ये खत्म कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो 10(1) की कंपोजिशन स्कीम हमने देखा, और ख्याल रहे 10(1) की स्कीम में आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको सब्सटीट्यूट, ये मैन्युफैक्चरर को रिस्ट्रिक्शन है। अगर वो ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं जा सकता, नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रेस्टोरेंट या ट्रेडर को ये सप्लाई अलाउड है 10(1) की स्कीम में। 10(2) की स्कीम में पहली बात तो मैं बताता हूँ, 10(2) में रेट 1% नहीं है, 10(2) में रेट जो है 6% है, यानी यहाँ 6% का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, 10(2) जो है 10(2) 50 लाख की लिमिट देता है। मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर में ओके 50 लाख से नीचे होगा तो आप 10(2) की स्कीम ले सकते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे बेटा ये 50 लाख बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेट जो है 6% पे लगेगा। ओके, 6% ऑफ फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख, यानी पहले 50 लाख, आई रिपीट, ओके, तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तो पहले 50 लाख तक का आपको यहाँ पे 6% से टैक्स मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर भी 50 लाख और करंट ईयर भी 50 लाख। ओके, ये अब बेटा ये डेफिनेशन का आप कोई रिलेवेंस नहीं रहा, ये निकाल दो, ये डेफिनेशन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर की नई डेफिनेशंस उधर आ चुकी है, तो ये डेफिनेशन का वैसे कोई रिलेवेंस नहीं है, तो ये निकाल देना फर्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब नेक्स्ट आपको बता दो बेटा, ये जो 6% स्कीम आपको मिलेगी, ध्यान से सुनना,
ये किस किस को मिलती है, कौन है एलिजिबल क्राइटेरिया? वो लोग हैं जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुए। ओके, प्रीडोमिनेंटली जो एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हैं, ओके आई रिपीट, जो एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हैं उनको ये स्कीम अप्लीकेबल है, क्योंकि वो 10(1) में तो एलिजिबल होगी ही नहीं, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट कैटरिंग। अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो वो 10(1) में चले जाएगा, लेकिन अदर सर्विस प्रोवाइडर हो गए तो वो यहाँ ले सकते हैं। दूसरा दूसरा कौन लोग ऐसे लोग हैं जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है? देखो बेटा, मैं एक प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ट्रेडर आया, मतलब वो ट्रेडिंग भी करता था और सर्विस भी, उसका टर्नओवर कुछ 40 लाख था, ठीक है। तो पर उसका मेन बिजनेस ट्रेडिंग था और साथ साथ में सर्विसेज भी देता था। पर उसका 25 लाख का ट्रेडिंग का टर्नओवर था और 15 लाख का, आई रिपीट 15 लाख का सर्विसेज था। उसकी सर्विसिंग वगैरह देता था और उसकी एसेसरीज वगैरह भी बेचता था। तो ऐसे 40 लाख। वो मेरे पास आया कि मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? मैंने कहा अच्छा, तो ट्रेडिंग भी करता है और सर्विस भी देता है? हाँ सर, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, सर्विस भी देता हूँ। तो मैं पहले 10(1) में गया। मैंने कहा तू ट्रेडर है, ठीक है, तेरा प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के कितना है? तो उसने कहा सर प्रीवियस ईयर में 35 लाख का हुआ था मेरा। तो अरे, मैंने कहा अच्छी बात है, तेरे तो 10(1) में आ रहा है तो तुझे तो बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ओके, वो ट्रेडर के साथ साथ सर्विस देता था और 10(1) में सर्विस आपको सिर्फ परमिसिबल लिमिट तक अलाउड है। कितना अलाउड है बेटा? 10% या 5 लाख विच इज हायर। तो उसका मैंने 10% या 5 लाख निकाला, तो 10% 5 लाख उसका जो है विच एवर इज हायर, तो उसका 7 लाख रुपए आ रहा था। यानी वो सर्विस सिर्फ 7 लाख तक दे सकता था और एक्चुअल वो सर्विस दे रहा है 15 लाख की। 25 लाख का गुड्स है, मेरी बात समझ रहे हो? 25 लाख का गुड्स है, 15 लाख की उसकी सर्विस है, मतलब परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा वो सर्विसेज दे रहा है। आई रिपीट, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा वो सर्विसेज दे रहा है। तो वो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा उसने सर्विस दे दी। तो वो ट्रेडर था पर सर्विस भी उसकी डोमिनेंट थी, तो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ। तो ऐसा ट्रेडर क्या इसमें 10(2) में क्लेम कर सकता है क्या? यस। यानी ये समझना कि 10(2) सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है, हर वो बंदे के लिए है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ। और जनरली क्यों ना वो मैन्युफैक्चरर हो, क्यों ना वो ट्रेडर हो, क्यों ना रेस्टोरेंट कैटरिंग हो, अगर इन लोगों ने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा सर्विस दी होगी तो फिर वो वहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके, वो 10(2) में एलिजिबल होते हैं। समझ में आया? तो 10(2) में सर्विस प्रोवाइडर भी क्लेम कर सकता है, मैन्युफैक्चरर भी क्लेम कर सकता है या ट्रेडर भी क्लेम कर सकता है जिनकी कंपोजिशन स्कीम 10(1) में चली गई। लेकिन 10(2) में उनको 1.5 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलता है, मैक्सिमम 50 लाख का बेनिफिट मिलता है। यानी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर जो है 50 लाख से नीचे होगा तो करंट ईयर में ओके 50 लाख तक वो जो है एग्रीगेट टर्नओवर 6% का टैक्स देंगे। समझ में आया? एग्रीगेट टर्नओवर 6% का टैक्स देंगे। बेटा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे यहाँ पे यही है कि आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर और टोबैको के सप्लायर हो गए तो 10(2) की भी स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, हाँ, ये स्कीम में सर्विस के साथ साथ आप गुड्स कितना भी सप्लाई कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि, या जैसे 10(1) की स्कीम में क्या है, 10(1) की स्कीम में आप गुड्स के साथ साथ परमिसिबल लिमिट तक ही सर्विस दे सकते हो, परमिसिबल लिमिट तक ही सर्विस दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सर्विस के साथ आप गुड्स भी दे सकते हो, गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दे सकते हो। ओके, बस अगर आप ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग होगे तो पहला ट्राई हम 10(1) में करेंगे, अदरवाइज 10(2) में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 50 लाख के बाद आपकी स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। ये सबको अप्लीकेबल होगी कंपोजिशन स्कीम। और कॉमन कंडीशन, मतलब कॉमन कंडीशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता है बेटा, ये कॉमन कंडीशन है। उसके बाद में वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, और सबको ये कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल होगी। सीटीपी और एनआरटीपी होगी तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और अगर उनका कोई स्टॉक होगा तो वो आरसीएम बेसिस पे उनको पे करना पड़ेगा। वो ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके लिए नहीं है आरसीएम बेसिस पे। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट मैंने नीचे दिया है। देखो, जो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करेगा, ओके, पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे होगा, लेकिन रिटर्न बेटा ईयरली बेसिस पे जाएगा। यानी उनको स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे देना पड़ता है, पेमेंट भी क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है, पर रिटर्न जो है वो ईयरली बेसिस पे होगा। सुनो, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, पेमेंट भी क्वार्टरली बेसिस पे होगा, लेकिन रिटर्न जो है ईयरली बेसिस पे जाएगा। ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में
मैं आपको पहले ही कह दूं कि आप पूरे कंपोजिशन में अगर आपका इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग होगा तो ना आप टर्नओवर इन एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए भी कंसीडर नहीं करोगे, टर्नओवर इन स्टेट के कैलकुलेशन के लिए भी कंसीडर नहीं करोगे, एज वेल एज आप परमिसिबल लिमिट जो 10% निकालोगे उसके लिए भी कंसीडर नहीं करोगे। मतलब प्रीवियस ईयर का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर समझ लो 152 लाख था, यानी 1,52,00,000 रुपए था, जिसमें से मेरा इंटरेस्ट जो है वो, सुनना, मेरा इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे 3 लाख था। तो टोटल टर्नओवर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1,52,00,000 था, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट 3 लाख था। तो मैं 3 लाख नहीं कंसीडर करूंगा, मतलब मेरा जो है ओके यहाँ पे 149 लैक्स ही माना जाएगा। अगर मेरा टर्नओवर 149 लैक्स माना जाएगा तो मैं करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। आई रिपीट, कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। या फिर 10-2 की स्कीम में प्रीवियस ईयर में मेरा समझ लो 51 लैक्स जो है मेरा टर्नओवर था, जिसमें 2 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट कट करके 49 लैक्स बचा, तो मैं 10-2 की भी कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। मतलब इंटरेस्ट मुझे सभी लिमिट से हटा देना है जब भी मैं कोई लिमिट कैलकुलेट करूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट से, टर्नओवर इन स्टेट की लिमिट से, एज वेल एज परमिसिबल लिमिट के। ओके, इससे मुझे इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना है बेटा, वो स्पेसिफिकली कहा है। अब एक सवाल और आपका आएगा जो अमेंडमेंट है, ओके, जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में, वो क्या है बेटा, ये भी पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपका पहला साल था और आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, पहला साल था, इसलिए आपने 40 लाख तक, जो भी आपका थ्रेशोल्ड होगा, 20 लाख 40 लाख वॉट एवर इट में, 40 लैक्स तक तो आपने थ्रेशोल्ड लिया, मतलब आप रजिस्टर नहीं थे, 40 लैक्स तक आपने थ्रेशोल्ड लिया। तो अब सवाल है, क्या ये 40 लैक्स के बाद 150 लैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। ओके, जो आपको 150 लैक्स एग्रीगेट मिलेगा, मतलब क्या, मतलब आप जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो जो पीरियड में आप रजिस्टर्ड नहीं थे, नॉट लायबल टू रजिस्टर थे, वो भी टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा। यानी 40 का टर्नओवर हो गया, मतलब आगे 1110 के टर्नओवर तक ही आपको ओके 1% की कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। हाँ, ये पीरियड में तो आप थ्रेशोल्ड में थे, इसलिए आपने कोई जीएसटी दिया नहीं। ओके, आपने कोई गुड्स जीएसटी दिया नहीं, तो अब आपको कंपोजिशन स्कीम अगले 1.5 करोड़ तक नहीं मिलेगी, आपको कंपोजिशन स्कीम अगले जो है 110 लाख लिमिट बची उसके लिए मिलेगी। या फिर 10-2 में, आप 10-2 में हो, ओके, आपने थ्रेशोल्ड 20 लाख का लिया, तो अगले 30 लाख तक ही आपको 6% वाली कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, यानी 3% वाली ओके कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। तो बेटा ये था सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड पढ़े। अब आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो गए तो मैं एंटरटेन करूंगा। जो कोई पहली बार रिवीजन कर रहा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, बेटा मेरे वो 2 लेक्चर देख लेना, ये रिवीजन में जितना समझा ठीक है, पर जो स्टूडेंट ने वो 2 लेक्चर देख के ये रिवीजन कर रहा होगा उसको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन तो फटाफट पूछो। किरण का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस टर्नओवर बट नॉट एक्सीडिंग 50 लाख एलिजिबल 10-2 कंपोजिशन स्कीम। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सर्विस प्रोवाइडर ही है ना बेटा, तो वो केस में कंपोजिशन स्कीम तो मिलेगी। खुशबू ग्रेट। दुष्यंत सर, रिटर्न और पेमेंट में क्या डिफरेंस है? पेमेंट बेटा जैसा है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, और रिटर्न मतलब क्या है, आप पूरी डिटेल्स दे रहे हो। जैसे ITR 1 ITR 2 इनकम टैक्स में रिटर्न देते हो कि पूरे साल का आपका कितना टोटल सप्लाई था, कितना आपने टैक्स किया, आपका लिखा जोखा पूरा रिटर्न में आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर मैंने जैसा आपको समझाने की कोशिश किया। चलो, और कोई क्वेश्चन? गायत्री, रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्ट वाला इंक्लूड होगा ना? हाँ, ये मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया था, रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, पर कंपोजिशन के लिए स्कीम के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड निकालोगे तो उसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड किया जाएगा, पर यहाँ एक्सक्लूड किया जाएगा बेटा। सुरभि 10-2 में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, नॉर्मल स्टेट या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, सभी स्टेट के लिए 50 लाख की लिमिट है, फिर वो क्यों ना स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो, अगर आप 10-2 में हो तो। सिमरन, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट नहीं कंसीडर होगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन एनी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, फिर अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट हो या कोई भी एडवांसेस का इंटरेस्ट हो वो कंसीडर नहीं होगा, और सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए, बाकी सब के लिए आपका कंसीडर किया जाएगा।
वंशिका सर, नवंबर 29 में दे इंक्लूड्स इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई इन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिशन लेवी। नहीं नहीं, इंटरस्टेट आउटवर्ड और सप्लाई, हाँ, वो कभी इंक्लूड नहीं होगा कंपोजिशन लेवी के लिए नवंबर 29 में। हाँ वंशिका, एक बड़ा अजीब है, एक इंटरप्रिटेशन इंटर और फाइनल लेवल पे अलग अलग लिया गया। फाइनल में भी क्वेश्चन था, इंटर में क्या किया, जैसे ये कंडीशन प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल होती है और करंट ईयर में भी अप्लीकेबल होती है। यानी प्रीवियस ईयर में आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया होगा तो करंट ईयर में कंपोजिशन लेवी नहीं मिलती है, और करंट ईयर में जिस दिन आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई या ईसीओ सप्लाई कर दिया, उसी दिन विड्रॉ हो जाती है। पर क्या हुआ, नवंबर 19 के एक आंसर में, आपके सजेस्टेड आंसर में ये दिया, और मैं भी सरप्राइज हूँ कि प्रीवियस ईयर में उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया था पर करंट ईयर में नहीं किया था। तो उन्होंने लिखा है कि प्रीवियस ईयर में कुछ भी क्या हो चलेगा, करंट ईयर में नहीं करना चाहिए। यानी उन्होंने जो 10-2 की कंडीशन है वो करंट ईयर में लगाई, प्रीवियस ईयर में नहीं। जबकि फाइनल में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन देखो तो प्रीवियस ईयर में भी है और करंट ईयर में, इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये कंडीशंस दोनों साल में लगाओ, ये मेरा आपका स्ट्रॉन्ग सजेशन है। इंस्टीट्यूट कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है इस बात पे, फाइनल में अलग आंसर दे रही है, इंटर में अलग आंसर दे रही है, इससे ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं ले पाऊंगा। इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है बेटा, मेरे हिसाब से आपने दोनों ईयर में कंडीशंस लगानी चाहिए। बेटा मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन है या बाकी सब के लिए आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है। फिर से वही क्वेश्चन मत पूछो यार। किरण सर, थिएटर में न्यू मूवी आया, इंटरस्टेट मूवी। बेटा ये ऐसे मूवी वाइज नहीं मिलती है किरण, ये एग्रीगेट टर्नओवर वाइज मिलता है। विवेक, अगर कंपोजिशन लेवी सीज हो जाए तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, नहीं विवेक, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर जिस दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई उसके आगे आपको नॉर्मल टैक्स देना है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। जो आपने पहले कंपोजिट टैक्स रेट में पे कर दिया वो कर दिया। ऋतुजा, 50 lakhs की लिमिट ओनली ऑफ सर्विस है क्या? 5 lakhs की लिमिट ओनली ऑफ सर्विसेज है क्या? ऋतुजा मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। अ, रिया, इसके लिए आप मेरे रेगुलर सेशन देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अमेंडमेंट के जो पहले 2 सेशन डाले हैं मैंने कंपोजिशन लेवी के, वो देखो तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यस वनिक्षा, नवंबर 2019 का क्वेश्चन रॉन्ग है। पिछले साल उन्होंने इंटरस्टेट करने के बाद भी दिया है, मेरे हिसाब से गलत है। पर मेरे हिसाब से आपने दोनों साल ये कंडीशन लगानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है। गजनन, GSTR 4 तो रिटर्न है, और रिटर्न आपको ईयरली देना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम में। चलिए बेटा, तो टाइम ऑफ सप्लाई और आईटीसी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। पर कंपोजिशन रिलेटेड मैं क्वेश्चन या डिस्कशन भी करूँगा। अगर एक बार हमारा चार्ट रिवीजन हो जाए फिर हम क्वेश्चन या डिस्कशन भी मैं लाइव आके आपके साथ करूँगा। एग्ज़ाम कल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो वो स्टूडेंट्स कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो ध्यान से यहाँ पे एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, और रिवाइज़ करने के बाद जो है मैं कवर कर लूँगा। रिया, वो अब 2 व्यूज़ अमेंडमेंट के बाद अप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ रिया, मेरे कंपोजिशन लेवी के जो पहले 2 लेक्चर है सभी स्टूडेंट ने देखना चाहिए, वो अमेंडमेंट है। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये कहूँगा कि पुराना सब भूल जाओ और अमेंडमेंट्स के 2 कंपोजिशन लेवी के लेक्चर देखो, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे। पुराना भूल जाओ। चलो यहाँ रुकते बेटा,
जब मैं क्वेश्चन एंड डिस्कशन लूँगा इसके ऊपर, तब हम और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो भी क्वेश्चंस डाउट है हम जब क्वेश्चन एंड डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। आज तो यहीं रुकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम फ्री फ्रॉम डाउट नहीं है। नहीं बेटा, सुखमन एरिएटेड वाटर जो है वो दोनों के लिए आ गया है, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज 10 to A, दोनों के लिए एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, दोनों के लिए कंडीशन है, दोनों के लिए अपडेशन आ गया है। अमेंडमेंट्स देखो। चलो बेटा यहाँ रुकते हैं सेशन को।